लाहौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर वो हैरान परेशान खड़ी थी। उसके इर्द गिर्द इंसानों का हजूम था, मगर उनमें से कोई भी उसका शनासा ना था। सब अजनबी चेहरे थे। जो शनासा था वो उसे बेयारो मददगार छोड़कर ना जाने कब का जा चुका था, और वो खाली हाथ खाली दामन खड़ी थी। उसे जोर का धक्का लगा तो वो लड़खड़ा गई। प्लेटफार्म पर गाड़ी आ रही थी। लोग अपना अपना सामान पकड़े तैयार खड़े थे। हर कोई पहले गाड़ी पर सवार होना चाहता था। एक शोर था जो बढ़ता ही जा रहा था, मगर उसके अंदर सन्नाटा था, चुप थी। भला कितनी कीमत लगाई है उसने मेरी? याद करना चाहा तो याद आया 70,000 रुपए और 1 तोला सोना। बस इतनी कीमत, और बदले में अजनबी शहर, अजनबी लोग। कहाँ जाऊं? पहली बार घर से निकली थी और खो गई थी। माँ बाप की इज्जत और भाइयों का अमान पैरों तले रोंद कर निकली थी। किसी ने चंद ख्वाब आंखों को थमाए तो जागना ही भूल गई, और जब आंख खुली तो ना ख्वाब का मंजर था और ना ख्वाब दिखाने वाला। क्या घर वालों को उसके घर से चले जाने की खबर हो गई होगी? उसने सोचा। भाई तो माँ को ही बुरा भला कह रहे होंगे और माँ सर झुकाए बैठी होगी। उसने तसव्वुर किया माँ का दर्द पड़ता चेहरा, बाप की झुकी निगाहों और भाइयों का तूफानी गुस्सा। वो थरा गई। नहीं नहीं, अभी तो वो सब उठे भी नहीं होंगे। सिर्फ अब्बा उठा होगा नमाज के लिए। जरा सा दिल ठहरा। सुबह की रोशनी फैलने लगी। अंधेरे और उजाले का मिलन हो रहा था। कहाँ जाऊं? उसने सोचा। फिर अचानक उसकी समातों ने एक मानूस सी आवाज सुनी। वो मुतवज्जा हुई। प्लेटफॉर्म नंबर 3 से गाड़ी रवाना होने वाली थी। वो गाड़ी जो उसके कस्बे से होकर गुजरती थी। एक लम्हा लगा था सोचने में। उसने पलट जाने का फैसला कर लिया था। वो जानती थी वापसी का सफर क्या होगा। आगे भी खाई थी और पीछे भी कुआं था। अंधी खाई और अंधा कुआं। वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ बढ़ी। वो घर जाने का फैसला कर चुकी थी। वो घर जिसे चंद घंटे पहले वो छोड़ आई थी। टूटे ख्वाबों की करचियां आंखों में लिए वो ट्रेन में सवार हो गई। सबा वालदैन की इकलौती बेटी और 3 भाइयों की इकलौती बहन थी। 3 भाइयों के बाद दुनिया में आई थी। होना तो ये चाहिए था कि वो लाडली होती, उसके नाज उठाए जाते, मगर ऐसा कुछ ना था। उसका बाप एक रिवायती मर्द था, औरत को पाँव की जूती समझने वाला। तीनों बेटों की माँ होने का एजाज भी माँ को इज्जत ना दिला सका था। फिर सबा आई तो माँ ने उसे ही सहेली बना लिया था। वक्त के साथ साथ बेटे बड़े होते गए और बाप की देखा देखी वो भी माँ पर रोब डालने लगे थे। माँ के बाद सबा थी जो उनके अताब का शिकार बनती। उसे मिडिल तक बड़ी मुश्किल से पढ़ने की इजाज़त मिली। अब वो थी और घर के काम। बाप और भाइयों के घर आने के बाद वो उनको खाना देकर कमरे में आ जाती। उनकी मौजूदगी में सहमी ही रहती थी। माँ बेटियां सहेलियां होती हैं, सो दोनों एक दूसरे से बातें करती थीं। रोक टोक और डांट ने उससे सारी खुद एतमादी छीन ली थी। घर में खुशहाली थी। कस्बे में उसके बाप का लकड़ियों का बड़ा सा टाल था। रुपए पैसे की ज्यादती थी, फिर भी माँ बेटी जरा सी चीज के लिए बाप बेटों के हाथों की तरफ देखती थीं। इस हफ्स भरे माहौल में एक रोशनी और ताज़ा हवा का रोजन था। वो थी उसकी दोस्त नाइला। 7 बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। एक के बाद दीगरे बहन भाइयों की आमद ने उसे बचपन में ही जवान कर दिया था। माँ बीमारियों की गठरी बन गई थी। वो ही सब बहन भाइयों को संभालती थी, और फुर्सत मिलती तो सबा के पास चली जाती। सबा का भाइयों से खौफजदा रहना नाइला को अजीब लगता था। वो उसे कहती कि भाइयों से हंस कर बोला करो, फरमाइश किया करो। तुम तो अकलौती बहन हो, तुम अमीर लोग हो, ढेर सारे कपड़े और चीजें लिया करो। और सबा हंस कर चुप हो जाती। चूंकि नाइला के भाई बहुत छोटे थे, इसलिए सबा को उसके घर जाने की इजाज़त थी। सबा को पढ़ने का शौक था, मगर भाइयों ने इजाज़त ना दी तो उसने अपने आप को घर के कामों में मसरूफ कर लिया, या फिर नाइला के घर जाकर उसके बहन भाइयों से अपना दिल बहला लेती। गर्मियों की दोपहर थी। सबा घर के कामों से फारिग होकर माँ से इजाज़त लेकर नाइला के घर जाने के लिए निकली। नाइला का घर सामने वाली गली में था। वो अपनी गली से निकली तो नुक्कड़ पर एक लड़का खड़ा था। उसका हलिया गांव वाला नहीं था, शायद किसी दूसरे शहर से आया था। सबा बेनियाजी से गुजर गई। नाइला के घर जाकर वो ये बात भूल गई थी, मगर जब वापस आई तो वो लड़का वहीं खड़ा था। फिर अक्सर ये इत्तेफाक होने लगा, जब भी वह नाइला के घर जाती या अम्मा के साथ भी बाजार वगैरह जाती तो वो नजर आ जाता। बार बार उसे देखने से सबा को उसका चेहरा शनासा लगने लगा था। एक दिन वो नाइला के साथ कस्बे के बाजार से कुछ चीजें लेकर आ रही थी, तो उसने
उस लड़के को देखा। जानती हो ये लड़का कौन है? अचानक नाइला ने उससे पूछा। मुझे क्या बताइए, खाला सरवरी के घर मेहमान आया हुआ है, खाला का भांजा है। अच्छा। सबा ने कोई तवज्जो ना दी। इसका नाम फैसल है, कुछ अरसा यहीं रहेगा। नाइला को इसके बारे में सारी मालूमात थी। और ये कॉलेज में पढ़ता है, फैसलाबाद का रहने वाला है, बहुत इखलाक वाला है। नाइला का फैसल नामा घर आने तक जारी रहा। फैसल तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, अचानक नाइला ने कहा। वो दोनों सबा के घर में बैठी पालक साफ कर रही थी। क्यों? सबा गड़बड़ा गई। कह रहा था, ये लड़की बहुत मासूम है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। नाइला बेधड़क बोली, ये क्या फजूल बात है, और तुमसे ऐसी बातें क्यों करती हो? तुम्हारी माँ मना नहीं करती, सबा ने नाराजगी से कहा। खाला सरवरी हमारे घर आई थी, उनको बुलाने आया था। माँ ने मेहमान समझकर चाय के लिए बुला लिया। तुम तो जानती हो, खाला सरवरी मेरी माँ की बहन बनी हुई है, बस उससे बात हो गई। फिर खाला के घर भी अक्सर बात हो जाती है। एक दिन उसने खुद तुम्हारी बात की। मैंने कहा उसके भाई जला दें, तुम्हें जिंदा गाड़ देंगे। नाइला ने हंस कर कहा, अच्छा अच्छा चुप करो, अम्मा ने सुन लिया तो बहुत डांटेंगी। फिर ऐसा होने लगा कि सबा से बात करते करते वो फैसल की कोई ना कोई बात जरूर कर देती। सबा हर बार उसे खामोश करा देती। एक दिन वो नाइला के साथ बाजार आई थी, उसे अपना जूता लेना था। माँ को बुखार था, इसलिए सुबह ही भाई से पूछ लिया था कि नाइला के साथ चली जाए। इजाजत मिली तो वो खुश हो गई। माँ ने कुछ और चीजों का भी कहा था। सब चीजें लेकर वो वापस आ रही थी कि एक जगह फैसल सामने से आ गया। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, वो सबा से मुखातिब था। वो डर कर नाइला के पीछे हो गई। सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो। नाइला अलग हट गई। वो उसके करीब आ गया। सबा, मैंने जब से तुम्हें देखा है बेचैन हो गया हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, अपने वालदैन को तुम्हारे घर लाना चाहता हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच्चे दिल से तुम्हें पसंद करता हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो मैं कुरान की कसम खाता हूँ। ये देखो, उसने अपना हाथ आगे किया। सबा ने देखा कि जुज़दान में लिपटा कुरान पाक था। वो थराई आई। इतनी बड़ी कसम, इतना बड़ा गवाह, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, रास्ते में नहीं छोड़ूंगा। मेरी तरफ देखो सबा, इतनी बड़ी कसम के बाद भी तुम्हें कोई शक है? सबा ने नजरें उठाकर उसे देखा। वो पुरुमीद नजरों से उसे देख रहा था। वो हार गई। शुक्रिया मेरी मोहब्बत को कबूल करने का, वो खुशी से बोला। सबा नाइला का हाथ पकड़कर तेज तेज चल दी। कॉमन साइकोलॉजी है कि मर्द सराहना जानता है और औरत सराहे जाने को पसंद करती है, और फिर चाहना और चाहे जाना सबको अच्छा लगता है। सबा तो एक कमजोर सी लड़की थी। तवज्जो और मोहब्बत ने उसे फैसल की तरफ मुतवज्जे कर दिया। दूसरे नाइला का इसरार था कि वो इस एजाज को ना ठुकराए जो फैसल की मोहब्बत ने उसे बख्शा था। वो हार गई थी। नामा ए बर नाइला थी। फैसल ने पहला मोहब्बतनामा भेजा तो जैसे अपना दिल ही मोबाइल के अंदर बिखेर दिया। वो पढ़ती और लरजते धड़कते दिल को संभालने लग जाती। दूसरा और तीसरे में जवाब ना मिलने पर नाराजगी का इजहार किया। उसने डरते झिझकते जवाब लिखा, और फिर ये सिलसिला शुरू हो गया। सियाने कहते हैं कि कोई औरत अगर किसी मर्द को अपने पास बुलाना चाहे तो बंद किले में भी बुला सकती है, और अगर मुतवज्जा ना होना चाहे फिर भरे मैदान में भी किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखती। सबा की डरी सहमी जिंदगी में बाहर आ गई थी। घर के कामकाज, भाइयों की डांट उसे परेशान नहीं करती थी। वो खुश रहने लगी थी। इस दौरान 2 बार फैसल अपने घर फैसलाबाद हो आया था। उसका कहना था कि उसके घर वाले जल्द उसके और सबा के मुंतजिर थे। उनकी मोहब्बत को ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि सबा के भाइयों ने अचानक उसका रिश्ता पक्का कर दिया। माँ ने सुना तो शशदर रह गई। एहतजाज किया तो बाप और बेटे ने अपना फैसला सुना दिया कि वो जल्द अज जल्द उसको अपने घर रुखसत करना चाहते हैं ताकि भाई अपनी शादी का सोच सकें। माँ चुप होकर रह गई। फिर लड़के को देखा और उसके घर वालों से मिली तो मुतमईन हो गई। मगर सबा की तो दुनिया अंधेर हो गई थी। उसे तो उम्मीद थी कि फैसल के घर वाले जल्द आएंगे। उससे पहले ही भाई उसकी खुशियों के दुश्मन बन गए। उसने नाइला को बताया। नाइला ने फैसल से बात की। फैसल ने फोन पर बात की। बिछड़ कर मर जाने की कसम खाई। वो रोने लगी। मैं क्या करूं? वो बेबसी की इंतहा पर थी। मेरा साथ दोगी हर हालत में? फैसल ने पूछा था। हाँ, वो पुरज़म थी। 2 दिन बाद लड़के वाले बात पक्की करने आ रहे थे। फैसल ने उसे साथ चलने का कहा। वो हक्का बक्का रह गई। इतना बड़ा कदम नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो ठीक है, जाओ, भाइयों के कहने पर शादी कर लो, लेकिन याद रखना मेरी कातिल तुम होगी। नाइला ने कहा, जैसे तुम्हारे भाई हैं संग दिल, वैसा ही तुम्हारे लिए शोहर ढूंढेंगे। एक कैद से निकलकर दूसरी में चली जाओगी, सारी उम्र
ऐसे ही गुजार दोगी? रोते हुए फैसल ने कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें फूलों की तरह रखूंगा। वो एक बार फिर हार गई। रात 11 बजे के बाद उसके कस्बे से ट्रेन गुजरती थी जो लाहौर जाती थी। सारे मामला तय हो गए। नाइला ने कहा था कि कुछ रकम और अपने हिस्से का जेवर रख लेना, वो तुम्हारा हक है। तो उसने जेवर और रकम छोटे बैग में डाली। सर्दियों की यख बस्ता रात थी। हर शाम ही लोग काम धंधा निपटा कर घरों में चले जाते थे। जल्द ही सारा कस्बा खामोशी में डूब जाता था। उसने सोई हुई माँ को देखा और भाई और बाप दूसरे कमरे में थे। घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई। नुक्कड़ पर फैसल खड़ा था। फैसल ने उसका हाथ पकड़ा और सुनसान गलियों से होता हुआ स्टेशन पर आ गया। गाड़ी कस्बे से बाहर निकली तो सबा का रुका हुआ सांस बहाल हुआ। लाहौर रेलवे स्टेशन पर रौनकें अरूज पर थीं। लोगों की आमदोरफ्त, गाड़ियों का शोर और चीजें बेचने वालों की आवाज में मिलकर अजीब सा समा बांध रही थी। फैसल ने उसे लेडीज वेटिंग रूम में बिठाया और चाय लाकर दी। चाय पीकर उसे बहुत सुकून महसूस हुआ। कुछ देर बाद, मैं अपने दोस्त को फोन करूंगा। अगर हम फैसलाबाद गए तो पकड़े जाएंगे। हमें यहीं लाहौर में ही रहना होगा। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो सारा इंतजाम करेगा। फैसल बात चला गया। वो माँ के बारे में सोचने लगी। भाई माँ के साथ क्या सलूक करेंगे? अब्बा तो माँ को बचा ना सकेगा, मगर मैं क्या करती? उसने खुद को तसल्ली दी। आखिर मेरी भी जिंदगी है, अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने का मेरा भी हक है। फैसल कुछ देर बाद आया। मेरा दोस्त 2 घंटे बाद आएगा। ये रख लो। उसने बैग फैसल की तरफ बढ़ाया। ये क्या है? इसमें कुछ पैसे और मेरा जेवर है। ये मेरा हक था, मैं साथ ले आई हूँ। फैसल नाराज होने लगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था? मैं खुद कमा कर तुम्हें खिला सकता हूँ। वो चुप रही। फैसल बैग लेकर बाहर चला गया। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। दूर कहीं अजान की आवाज गूंजी। वो उठकर बाहर चली आई। फैसल कहीं दिखाई ना दिया। वो इंतजार करने लगी। वक्त मजीद आगे बढ़ा। 2 घंटे गुजर गए, वो ना आया। वो प्लेटफॉर्म पर इधर उधर जाकर देखने लगी। कहीं फैसल मुझे छोड़ तो नहीं गया। ये ख्याल इतना खौफनाक था कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। नहीं है खुदा, मुझे इतनी बड़ी सजा ना देना। मैं कहाँ जाऊंगी? वो रोने लगी थी। और इब्ने आदम एक बार फिर हवा की बेटी को बीच रास्ते में छोड़कर चला गया था। पंछी उड़ चुका था। वो खाली हाथ खड़ी थी। इस अकेली लड़की को परेशान इधर उधर फिरता देखकर कई लोग मुतवज्जा हो चुके थे। वो उसे मानी खेज नजरों से देख रहे थे। दिन की रोशनी फैल रही थी। और फिर उसने वो ऐलान सुना, उस गाड़ी की रवानगी का जो उसके कस्बे से होकर गुजरती थी। वो वापसी का सफर तय करने वाली थी। पूरा कस्बा शदीद धुंध में लिपटा हुआ था। रास्ते अभी सुनसान थे। वो लौट आई थी। घर का दरवाजा खुला था, जैसे अभी भी कोई खोल कर बाहर गया। वो अंदर आई। सामने कमरे में बाप और भाई बैठे थे। माँ दूसरे कमरे में चुप बैठी थी। चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। माँ के कदमों से लिपट गई। माँ, हम लड़कियां कितनी बेवकूफ होती हैं जो चलती हवा को अपने आंचल में बांधने के लिए अपनों से बिछड़ जाती हैं। माँ रोती रही बेआवाज। उसे घर वापस लौटे 3 दिन गुजर चुके थे। वो कमरे में चुपचाप लेटी रहती। इर्द गिर्द किसी को भी खबर ना हुई थी कि वो घर से भाग गई थी और दोबारा लौट आई है। माँ उसके लिए खाना कमरे में ले आती। बाप और भाइयों ने उससे मुखातिब नहीं किया था। घर में मुकम्मल सन्नाटा था। हर शख्स अपनी जगह पर गुमसुम बैठा था। उसे बाप और भाइयों की खामोशी से खौफ आता था। वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। खाना पीना बहुत कम हो गया था। माँ भी वीरान आंखों में खौफ लिए उसके करीब बैठी रहती। 5वें दिन नाइला आई। उसे देखकर सबा के जब्त के बंधन टूट गए। वो फूट फूट कर रोने लगी। क्या हुआ सबा? फैसल कहाँ है और तुम वापस क्यों आ गई हो? घबरा कर पूछने लगी। पंछी उड़ गया है नाइला, वो पैसे का भूखा था, लेकर चला गया मुझे तनहा छोड़कर। क्या? नाइला शशदर रह गई। वो ऐसा लगता तो नहीं था। वो ऐसा ही था। मैं ही उसकी खाई हुई कुरान की कसम पर एतबार कर बैठी थी। सबा, नाइला सर झुकाकर बोली, जुज़दान में कुरान पाक नहीं था। मुझे पता था वो तुम्हें इस तरह मुतासिर करना चाहता था। मैं भी चुप रही कि मुझे लगता था वो तुम्हें सच्चे दिल से चाहता है। तुम बहुत मासूम हो। उसकी कसम पर ईमान ले आई। सबा ने बेरुखी निगाहों से उसे देखा। मुझे माफ कर दो, मेरा कसूर है। मैंने तुम्हें मजबूर किया था। नहीं नाइला, कसूर मेरा है। मैं माँ बाप और भाइयों के इत्मीनान को ठोकर मार कर गई थी। मेरे साथ ऐसा होना ही चाहिए था। मैंने क्यों ना सोचा कि मुझे पैदा करने वाले और पालने वाले वालदैन से बढ़कर एक अजनबी मेरा हमदर्द कैसे हो सकता है? तुम्हें कुछ कहा है? भाइयों ने नाइला ने पूछा। मुझे भाइयों की खामोशी और माँ की वीरान आंखों से खौफ आता है। वो मुझसे नाराज हैं तो मुझे डांटें, मार पीट लें, बुरा भला कह लें, मगर चुप ना रहें। वो रोने लगी। नाइला अफसुर्दा बैठी रह गई।
پھر یوم حساب آن پہنچا، صبح کا وقت تھا، رات سے اسے بخار تھا۔ بڑا بھائی کمرے میں داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک گلاس تھا۔ یہ لو پیو۔ اس نے گلاس صبا کی طرف بڑھایا۔ صبا نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی، بھائی نے نظر چلا لی، وہ مسکرائی۔ تو پھر یوم حساب آخر آن پہنچا ہے۔ اس نے گلاس منہ کو لگا لیا، بھائی کمرے سے نکل گیا۔ چند لمحوں کے بعد اس کی چیخوں سے گھر گونج اٹھا۔ ماں بھاگی آئی، اس کے معدے اور پیٹ میں جیسے آگ بھڑک اٹھی تھی۔ بھائی سر جھکائے بیٹھے اس کی چیخیں سن رہے تھے، اور آج اس کا باپ دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ محلے والے آئے، نائلہ بھاگی آئی۔ صبا، اس نے ہاتھ پکڑ لیا۔ نائلہ، میں نے کہا تھا نا، بھائیوں کی خاموشی میں میری موت ہے۔ نائلہ کی آنکھیں پھٹ گئیں اور صبا نے دیکھتے ہی دیکھتے جان دے دی۔ لوگوں کو کہا گیا کہ پیٹ درد اتنا شدید تھا کہ جان لے کر ہی گیا۔ صرف نائلہ جانتی تھی کہ اسے قتل کیا گیا ہے۔ مرد عورت کی غلطی کبھی معاف نہیں کرتا، چاہے باپ ہو، بھائی ہو یا شوہر۔ عورت کو معافی نہیں ملتی، اس کے بھائی خود میں اتنا ضعف نہ پیدا کر سکے کہ اس کو معاف کر دیتے۔ ہوا کی بیٹی کو آدم کا بیٹا ہی ورغلاتا ہے، ترغیب دیتا ہے اور پھر خود ہی اسے سزا دیتا ہے۔ کاش گھر سے نکلنے والی ہر بیٹی یہ سوچ لے کہ عورت کی عزت شیشہ ہوتی ہے اور باہر بہت پتھر ہوتے ہیں۔